तक तो ठीक था। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे थोड़ा बाद में पढ़ाना चाहिए था, इसके बीच में एक कॉन्सेप्ट और है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन क्योंकि अभी आपने एलिवेटर वाले कॉन्सेप्ट किया है तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इस पे जंप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किस पे रखा होता है, एक सरफेस पे रखा होता है, दो फोर्स लगता है, एक नीचे की तरफ जिसको mg बोलता है, एक ऊपर की तरफ जिसको क्या बोलते थे हम, नॉर्मल रिएक्शन। इसी का जस्ट एक अपोजिट वर्जन है कि एक छत है और छत पे से एक रस्सी बंधी पड़ी है और उस रस्सी से ऑब्जेक्ट बंधा पड़ा है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें कोई रिएक्शन फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स लगता है जब ये सरफेस के कांटेक्ट में हो। राइट नाउ सरफेस यहाँ पे भैया जमीन से तो बहुत ऊपर है, तो सरफेस कुछ फोर्स नहीं लगा रहा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन वाला फोर्स तो क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट फेल। नहीं समझ में आया? लेकिन यहाँ पे एक नया तरीके का फोर्स आ जाता है जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स वो फोर्स है जो कि इस रोप में लग रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कुछ तो वजन होगा ही, ग्रेविटी इसको खींचेगी ही। कितने फोर्स से? mg फोर्स से। लेकिन फिर भी रस्सी नहीं टूट रही, इसका मतलब रस्सी भी बराबर ऊपर का फोर्स लगा रही है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम? टेंशन फोर्स। ठीक है, समझ में आया? ऑल्दो अगर आप इसका वजन बढ़ता जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो एक पॉइंट के बाद रस्सी टूट जाएगी। मतलब अब रस्सी उतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही, रस्सी का टेंशन खत्म हो चुका है। यस एग्जैक्टली, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें भी दोनों चीज आप इमेजिन कर सकते हो। दोनों चीज कौन से? कि अगर आप इसको लगा रहे हो और ये समझ लो ये रोप है, ये कैसी वाली रोप है, ये एक्सटेंड होने वाली इलास्टिक रोप, तो क्या होता है बताओ, ये खिंच जाती है। इसका मतलब रस्सी में उतनी टेंशन नहीं है, रस्सी उतना ऊपर की तरफ फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाई। ऑल्दो अगर ये रस्सी बहुत ज्यादा इलास्टिक है, आपने इसको खींचा, ये ऊपर खींच के लिया वापस, तो इसका मतलब टेंशन क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट नीचे भी मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी मूव कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों फोर्स में कौन सा फोर्स ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है या mg ज्यादा है। सिलेबस समझ में आएगी? लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जब भी ये स्ट्रिंग आएगी ना, नॉन इलास्टिक होगी, मतलब इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है ना, इसका कोई वेट होगा, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला नहीं गया, क्योंकि रस्सी का वेट होता है कि नहीं होता? कुछ तो होता है, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना इस मास में, तो उससे जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे। इसलिए रस्सी का ना तो आप कोई वेट मानोगे, ना रस्सी का कुछ एक्सटेंशन मानोगे, रस्सी है बस इमेजिनरी। हाँ, उसके क्वेश्चन फिर आएंगे तो उसका इलास्टिक कांस्टेंट बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी, तो राइट नाउ वो नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? वो आएगा पुली वाले क्वेश्चंस। पुली सबको पता है ना, जैसे सब पुली जो कुएं में लगी होती है, गोल गोल बोलते हैं जिसको, जिसमें ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं इसके ऊपर से एक रोप गया हुआ है, ऐसे करके एक रोप गया हुआ है घूम के। ठीक है, और इस रोप में दो बॉक्स बंधे पड़े हैं, एक है बड़ा मास जिसको हम बोल देंगे m1, एक वाला है छोटा मास जिसको हम क्या बोल देंगे? m2। सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मास है इसका वजन कितना होगा नीचे की तरफ? बताओ, m1g। सही है, ये फोर्स क्योंकि ज्यादा लगेगा, ज्यादा भारी है ना, तो ये नीचे लगेगा, तो रस्सी में क्या लगेगा? फोर्स, टेंशन लगेगा ही नहीं लगेगा। अब वही टेंशन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वही जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो इसमें ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? और ये इसको कहाँ लेके जाएगा? ऊपर की तरफ। मतलब इस पे जो फोर्स लगा वो नीचे की तरफ लगा, वो फोर्स ट्रांसफर रोप ने इसमें ट्रांसफर किया और ये कहाँ गया? ऊपर। लेकिन इसमें एक नीचे भी फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे m2g। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्योंकि वेट तो नीचे दोनों का होगा ही, बस ये वाला वेट ज्यादा होगा, ये वाला वेट कम होगा। कुल मिला के ये ऑब्जेक्ट जाएगा नीचे किस एक्सेलरेशन a से, ये ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर कुछ एक्सेलरेशन a से। ठीक है, जी से क्यों नहीं जाएगा सबको पता है ना, ग्रेविटी क्यों नहीं लगेगी यहाँ पे एक्सेलरेशन में? क्योंकि ग्रेविटी लगती है जब किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए। राइट नाउ ये कांटेक्ट में रस्सी के, तो रस्सी इसको ग्रेविटी की स्पीड से तो जाने नहीं देगी, कुछ ना कुछ होगा, वो पता नहीं क्या होगा अभी, वो हमें नहीं पता। ये बात समझ में आई? तो इसमें लगा m1g, इसमें लगा m2g, ये लग जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर, और टेंशन दोनों में ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि रस्सी में खिंचाव दोनों में पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में? एक चीज और ध्यान रखना, एक रस्सी पे एक ही खिंचाव होता है, मतलब जितना टेंशन यहाँ होगा उतना टेंशन यहाँ भी होगा, दोनों में सेम ही टेंशन होता है क्योंकि वही फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है ना सबको? अब बताओ, यहाँ पे हेयर लिख देंगे हम पहले, m1 क्या है? ज्यादा है किससे? m2 से। ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो m1 कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड, और m2 कहाँ जाएगा? अपवर्ड। ठीक है, सेम वही एलिवेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब बताओ एलिवेटर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? 4 मास m1, कौन सा वाला फोर्स ज्यादा है बताओ? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला, ये तो नहीं जा रहा है, तो क्या लिखूं बताओ, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, m1g माइनस क्या लिखूं इस फोर्स का नाम? T इक्वल टू में F नेट। ऐसे ही करेंगे, सबको क्लियर है ना? वहां पे रिएक्शन आ गया था, टेंशन आ गया।
अब क्या करेंगे बताओ, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a सॉरी, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर अगर यही कंडीशन लगाऊं 4 मास m2 तो क्या आएगा बताना जरा। नहीं, कौन सा फोर्स बढ़ा है इन दोनों में? टेंशन बढ़ा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो कौन सा वाला फोर्स बढ़ा है? टी बढ़ा है, m1 उतना नहीं है, m2 उतना नहीं है मतलब। तो क्या लिखेंगे, t माइनस m2g इक्वल टू में एफ नेट। तो क्या आएगा बताओ, t माइनस m2g इक्वल टू में m2a। अब आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें दो ही चीज निकालने के लिए काम आएगी, एक है एक्सेलरेशन, एक है टेंशन। कि भैया बताओ कि कितने एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, दूसरा इस रस्ते में खिंचाव कितना है, टेंशन कितना है। हाँ, ये दोनों चीज निकालनी होगी हमें। दोनों चीज मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। पहले आप करो इन दोनों को डिवाइड, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2। तो लिखो डिवाइड 1 एंड 2। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास टेंशन आ जाएगा, फाइंडिंग टी। ठीक है, देखो m1g माइनस टी अपॉन में t माइनस m2g, इधर क्या आएगा इक्वल टू में m1a, इधर क्या आएगा m2a, a से a कैंसिल आउट, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ, m1 m2g माइनस m2t सॉरी, ये आएगा इक्वल टू, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, m1t माइनस m1 m2g, सही है। t किस किस वाले में, इसमें t है, इसमें t है, और इस वाले को पूरे को उधर भेज दो। पहले क्या आएगा बताओ, m1 m2g, ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का, m1 m2g इक्वल टू क्या आएगा m1t प्लस का m2t, सही है। दोनों सही में तो क्या जाएगा 2m1 m2g, यहां से mt को कॉमन निकालो, क्या आएगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2, यही आएगा। इसको डिवाइड कर दो तो टेंशन क्या आ गया आपके पास, 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस, ये बात समझ में आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान रखना, फॉर्मूला याद नहीं करना बेटा, फॉर्मूला हर किसी में लगेगा नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट ये है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स। पुली 2-3 कनेक्ट होके भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट सब पे सेम ही लगेगा। मैं सब आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व किया, ना कि ये फॉर्मूला, क्योंकि हर जगह अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या निकालना होगा, फाइंडिंग ए एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं करना, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग 1 एंड 2। तो जैसे ऐड करो क्या आएगा, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू में m1a प्लस m2a। तो क्या आएगा बताओ, t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा g कॉमन m1 प्लस m2, यहाँ से a कॉमन m1 प्लस m2, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा ना, हाँ ठीक है। अब a कितना आ जाएगा आपके पास, m1 माइनस m2g अपॉन में m1 प्लस, दिस इज द एक्सेलरेशन। हो गया फाइंड, ठीक। तो एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले, आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे, कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द रोप। किस पे, रोप वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरफेस से अगर एक रोप होती है और रोप से एक मास लटका होता है, तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। एक फोर्स है नीचे की तरफ जिसको बोलते हैं mg, क्योंकि वेट होता है वो, और एक ऊपर लगता है जिसको बोलते हैं हम टेंशन, है ना। नॉर्मली अंडर इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ना ब्लॉक ऊपर जाएगा ना ब्लॉक नीचे जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो सकता है, कभी कभी ऐसे हो जाएगा कि एक सरफेस दिया है और दो ब्लॉक को ना ऐसे रस्सी से बांधा गया है और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, तो इसमें भी एक टेंशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा ना। जब मैं पहले ब्लॉक को खींचूंगा, क्योंकि पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से बंधा पड़ा है, तो बीच में रस्सी में खिंचाव आएगा, तो दोनों एक साथ इधर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे भी टेंशन निकालने के लिए बोल सकता है। मतलब जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे कहीं ना कहीं वो किससे एसोसिएटेड होंगे, रोप से, ठीक है। और जब मैंने आपको रोप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रोप का ना कोई मास होता है, ना कोई फ्रिक्शन होता है, ना ही ये इलास्टिक होती है। मतलब रोप को मानना है लेकिन फिजिकली वहाँ पे है ही नहीं, इस तरह से मान के चलना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते केवल हम ब्लॉक को देखेंगे, ब्लॉक के मास को एज्यूम करेंगे, बस रस्सी के मास को एज्यूम नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन पुल्स अ ब्लॉक ऑफ 4 kg थ्रू अ रोप ऑफ 0. अच्छा, इस रोप का मास दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर दिया हुआ है तो मानना होता है। तो एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 4 kg है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, एक फोर्स, कितने का लग रहा है, 9 न्यूटन का, और जिस रोप से लग रहा है उसका मास भी दे रखा है, कितना है, 0.5 kg। द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ सर्फेस। यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसा है,
स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप? कितना फोर्स लगाएगा रोप किस पे? ब्लॉक पे। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो इतना ध्यान से सुनना कि मेरे को ब्लॉक पे फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है? ब्लॉक पे फोर्स निकालना है। राइट नाउ अगर मैं मास की बात करूँ तो जो 9 न्यूटन का फोर्स है वो किस किस को खींच रहा है बताना जरा? ब्लॉक को भी खींच रहा है और रोप को भी खींच रहा है, दोनों के दोनों अज्यूम होंगे राइट नाउ। तो जो टोटल मास आएगा वो टोटल मास कितना आएगा बताना जरा? 4 + 0.5। अब यहाँ पे रोप क्यों मान रहे पता ना, क्योंकि रोप का मास गिवन है इसलिए मान रहे, नहीं तो नहीं मानते हम, उसने खुद दिया। तो कितना आ गया? 4.5 kg। ये बात समझ में आई। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ कौन सा वाला फॉर्मूला? F = ma। कितना फोर्स लग रहा है बताओ? 9। मास कितना है? 4.5, तो a आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 9 / 4.5 = में a। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 2 पे। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर/सेकंड²। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम पे आगे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है कितने का? 2 मीटर/सेकंड² का। सही है, यही है। अब अगर मेरे को इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल गया तो मुझे क्या ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नहीं पता चल गया? ब्लॉक भी कितने से जा रहा होगा? 2 से ही तो जा रहा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? जब पूरा सिस्टम ही 2 से जा रहा है तो ब्लॉक भी 2 से जा रहा होगा। केवल मैं ब्लॉक ले लूंगा, ब्लॉक कितने से जा रहा होगा? 2 मीटर/सेकंड। और मेरे को किसका फोर्स निकालना था? ब्लॉक का। तो मैं फिर से फोर्स का फॉर्मूला लगा दूंगा F = ma। लेकिन इस बार मैं मास किसका लूंगा? ब्लॉक का मास लूंगा, क्योंकि मेरे को ब्लॉक का ही फोर्स निकालना था। तो मास यहाँ इस बार क्या आएगा? 4 और यह जगह 2, 4 × 2 = 8 न्यूटन। मतलब जो टोटल फोर्स लग रहा था 9 न्यूटन का, 9 न्यूटन में से 1 न्यूटन फोर्स तो रस्सी ने ले लिया, बाकी का 8 न्यूटन ब्लॉक को मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आई सबको? इतनी क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता? अब 2 मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, इस बार मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं होगा। और आपको ब्लॉक इसने डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर रखे हैं। पहला ब्लॉक है कितने का? 30 kg का। दूसरा ब्लॉक कितने का है? 50 kg का। और रस्सी में है, कुछ टेंशन लग रहा है, खिंचाव लग रहा है। ठीक है, वो टी हो गया। और इस तरफ आपको एक फोर्स दिखा रखा है ऐसे करके। ठीक, और क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन की वैल्यू निकालनी है। अगर फोर्स दिया है 200 न्यूटन, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो फोर्स है कितना गिवन है हमें? 200 न्यूटन। हमको फाइंड क्या करना है बताओ? फाइंड क्या करना है हमें? टेंशन। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? बताओ, इतनी क्लियर है? क्या इसमें हम एग्जैक्टली पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते? मैं पहले इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं? निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अभी टोटल मास कितना आएगा बताना जरा? टोटल मास होगा 30 + 50, कितना जाएगा? 80 kg। और इस पूरे 80 kg को कौन खींच रहा है? 200 न्यूटन का फोर्स। तो F कितना दे रखा है? 200 न्यूटन। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ F = ma। कितना? 200 न्यूटन। मास कितना है? 80 = 0। 80 डिवाइड हो जाएगा तो 200/80 इक्वल टू क्या जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो 2.5 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? अब अगर ये पूरा ब्लॉक ही आगे की तरफ जा रहा है कितने के एक्सेलरेशन से? 2.5 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से, तो मेरे को एक बात बताओ, पीछे वाला ब्लॉक भी कितने के एक्सेलरेशन जाएगा? सेम। और इस पीछे वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है? क्या ये 200 खींच रहा है या ये रोप खींच रही है? हाँ, ये रोप तो इसको खींच रही है, और ये ब्लॉक क्योंकि इस रस्सी से बता पड़ा तो ये रस्सी इसको खींच रही है। मतलब इस ब्लॉक को खींचने में सारा का सारा रोल किसका? इस रस्सी का। और इस रस्सी पे क्या है? एक फोर्स। इसको क्या बोलते थे हम? टेंशन। तो मुझे यही टेंशन तो निकालना था। तो यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन ऑन, हाँ वो फोर्स बन जाएगा। टेंशन ऑन ब्लॉक 50 kg इक्वल टू किसके बराबर है? वो तो फोर्स के बराबर होगी। लेकिन क्योंकि टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स ही है, इसको मैं लिख दूंगा टेंशन। जो टेंशन लग रहा है ब्लॉक 50 kg में, वही फोर्स है, फोर्स ऑन ब्लॉक 50 kg। अब मेरे को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। कितने मास पे लग रहा है इस बार? 50 के। कितने के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा ये? 2.5। पॉइंट हटेगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 125 न्यूटन। तो मतलब पीछे वाले ब्लॉक में 125 न्यूटन का टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, 200 में से 125 ये ले जा रहा है, बाकी बचा कुछ इस पर जा रहा है फोर्स। ठीक है, ये तो हमने पहले वाला कराई भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 बॉडीज ऑफ मास m1
50 kg, M2 150 kg are tied by a light string and placed over a frictionless horizontal surface। मतलब फिर से एक सरफेस है और यहाँ पे दो मास हैं, एक है M1 जो कितने kg का है, 50 kg का है, इसको M1, और एक है किसका, 150 kg का, ये क्या आपके पास M2। और साफ साफ इसने बोल रखा है कि इन दोनों को टाई किया गया है, बांध दिया गया है किसके थ्रू, एक स्ट्रिंग के थ्रू। तो ये कोई स्ट्रिंग, डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम खुद से बनाना है हमें। व्हेन M1 इज पुल्ड बाय अ फोर्स, जब M1 को पुल किया, खींचा गया किसके फोर्स के द्वारा, F फोर्स के द्वारा, ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितने का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इन बोथ द बॉडीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बार क्या कर दिया इसने, दो ब्लॉक गिवन है हमें, दोनों को एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, ठीक है, और इस बार इसमें को क्या गिवन है, फोर्स नहीं गिवन, इस बार क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। इस कंबाइंड सिस्टम का क्या गिवन है मुझे, एक्सेलरेशन, ई की वैल्यू गिवन है। तो मेरे से बोला है कि पहले तो फोर्स निकालो, तो फोर्स निकालना तो बहुत इजी हो गया ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ई, यही होता है। और ये किसका फोर्स निकालना है, इस वाले का, लेकिन ये किसको खींच रहा है, इसको, लेकिन ये किसको खींच रहा है, इसको, मतलब ये जो फोर्स होगा कौन सा फोर्स होगा, तो टोटल फोर्स होगा। और अगर ये टोटल फोर्स है तो मास भी किसका आएगा, टोटल मास आएगा। तो टोटल मास कितना होगा, 50 + 150 कितना आ जाएगा, ये इंटू में एक, कितने से खींच रहा था ये, 5 से, तो कितना आ जाएगा बताओ, 200 × 5, तो कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन। तो पहले का आंसर तो बहुत सिंपल से आ गया, ठीक है। हाँ, अगले में बोलता है टेंशन निकालो, क्या निकालो, टेंशन। तो खिंचाव इस वेट पे हो रहा है, तो इस बार मास भी किसका आएगा, M2 वाले का। ये तो एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन की तरह है कि नहीं। तो मैं फिर से बोलूंगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इक्वल टू किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन मास M2 जो कि 150 kg का है। 150 kg में जितना फोर्स लगेगा उतना ही टेंशन में स्ट्रिंग होगा। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, FMA। अब किसका टेंशन निकाल रहे हैं हम, इस स्ट्रिंग का जो कि इस मास से बंधा पड़ा है, तो इस मास का वजन है 150 और एक्सेलरेशन है 2.5 नहीं 5, तो कितना जाएगा, 750 न्यूटन। तो दोनों पार्ट हो गए, इजी क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन बोला है, शोन इन द फिगर, इस बार फिगर गिवन है, 3 मासेस है M, 3M और 5M, और इनको टाई किया गया है एक सरफेस पे जो कि फ्रिक्शनलेस है। अच्छा, तो एक हो गया M, फिर क्या आया आपके पास 3M, इससे थोड़ा बड़ा, और फिर इससे भी बड़ा आ गया आपके पास 5M, ठीक है। इन तीनों को ही एक रोप से बांध रखा है, ठीक है, और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स दिखा रखा है क्वेश्चन में। आपको क्या निकालने को बोल रहा है कि, अच्छा पहले चीज़ ये गिवन है, द टेंशन T1 इन द स्ट्रिंग इज 24 न्यूटन, मतलब T1 पहले वाले का टेंशन आपको गिवन है, T1 की वैल्यू कितने दे रखी है, 24 न्यूटन। तो आपसे बोल रहा है पहला पार्ट फाइंड द एक्सेलरेशन, ए निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्या निकालने के लिए बोल रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग 2, T2 निकालने के लिए बोल रहा है आपको, सेकंड में कितनी टेंशन होगी, और फोर्स, थर्ड फोर्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। 3 ब्लॉक है, M, 3M और 5M, तीनों को ही एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। ना इसने इस बार फोर्स दिया है, ना इसने एक्सेलरेशन दिया है तो कोई बीच की वैल्यू कि भैया पहला मास से दूसरे मास के बीच में जो टेंशन है उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 24 न्यूटन। उसकी वैल्यू कितनी है, 24 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है ईशान, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलें, अब देखो आगे करोगे कैसे इसको, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं केवल M की बात करूँ, 4 मास M, 4 मास M, केवल मैं M की बात करूँ तो आप मेरे को बताओ M में जो M मास है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो कौन सा वाला फोर्स बड़ा है, F या T1, F। और मुझे पता है कि एक कॉन्सेप्ट, अगर ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है तो मेरे को पता है कि हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, जब भी एक ब्लॉक गिवन होता है, एक फोर्स बड़ा होता है, एक फोर्स छोटा होता है, तो मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ, F1 - F2 = F नेट। पहला कॉन्सेप्ट पता है ना, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। ऐसा कर रखा है हमने, ऑलरेडी करा हुआ है। तो बताओ M के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, M के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो जल्दी बोलो, F - T1 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, F नेट। सही है, सही है, सबको क्लियर है। F लेफ्ट का माइनस राइट का इक्वल टू टोटल F नेट, सही है, जो M1 पे लग रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ F T1 की वैल्यू कितनी की मैंने मेरे को बताओ, 24 इक्वल टू क्या जाएगा, ME। सही है, इतना ही बनेगा। इसको फिलहाल मैं यहीं पर रख देता हूँ, इसका मेरे को नहीं पता फिलहाल। फिर मैं 3M की बात करता हूँ। हाँ T1 है
सर वो दे रहा है तो मतलब जो T1 में फोर्स लग रहा होगा वो 3m और 5m का होगा बस। T1 पे जो दोनों पे लग रहा होगा। ठीक है, अब चलो 3m की बात करते हैं। 3m में कितना फोर्स लग रहा होगा? एक इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, और एक इधर भी लग रहा होगा, लेकिन जा उधर की तरफ रहा है तो कौन सा बड़ा होगा? T1 माइनस T2 इक्वल टू यहाँ भी क्या आएगा? F नेट। और इस बार T1 की वैल्यू फिर से क्या जाएगी? 24 माइनस T2 इक्वल टू F नेट क्या आएगा बताओ फिर से? ma। लेकिन इसका मास m नहीं दे रखा, इसका मास कितना दे रखा है? 3ma। सही है, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब मास करते हैं किसकी? लास्ट वाले मास की बात करते हैं। 4 मास 5m की बात करते हैं। क्या 5m में दो फोर्स लग रहे हैं? हाँ। नहीं, एक ही फोर्स है। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। क्या इसके पीछे कोई ब्लॉक है? नहीं। तो इसमें मतलब सारा का सारा फोर्स यही होगा। तो मैं सीधे से लिख सकता हूँ कि भैया T2 ही नेट फोर्स होगा। टोटल फोर्स एक ही है जो कि T2 है, और वही टोटल भी फोर्स वही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? विनीत समझ में आया? कहाँ समझ नहीं आया बताओ? ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, बाकी पूरा समझ में आ गए। देखो ये जो ब्लॉक है इसमें एक ही फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेफ्ट वाला। सही है, और टोटल फोर्स कितना होगा? वो यही तो होगा। टोटल फोर्स मतलब समझते हो? अभी तक टोटल फोर्स क्या कर रहे थे हम? लेफ्ट को राइट से क्या कर रहे थे हम? माइनस, क्योंकि दो फोर्स लग रहे थे तो टोटल हमको निकालना पड़ रहा था। लेकिन इस बार एक ही फोर्स है तो सारा का सारा फोर्स क्या होगा? वो एक ही तो होगा। इस बार एक ही फोर्स, वही तो सारा का सारा नेट फोर्स होगा। समझ में आई बात? अब जो T2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ? इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? क्या F की वैल्यू क्या होती है? ma। कितना मास है इसका? 5ma। क्या ये बात समझ में आई? क्या हम पास तीन इक्वेशन बन गई? अब तो बहुत सिंपल है, इसको इसमें पुट करो, उसको इसमें पुट करो, आंसर आता जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले पुट करते हैं किसको? इसको 1 2 3 मान लेते हैं। 3 सेकंड। हाँ ठीक है, तो करो पुट 3 इन सेकेंड। तो आएगा 24 माइनस T2 की जगह 5ma इक्वल टू 3ma। 24 इक्वल टू क्या जाएगा? 8ma। 8 डिवाइड में जाएगा 24 अपॉन में क्या आएगा बताओ? 8m इक्वल टू में a। 8 से 24 होता है तो 3/m इक्वल टू में a आ जाएगा। और ये जो आंसर आएगा वो m की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि मास की वैल्यू गिवन नहीं है। जब भी क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट का फॉर्म होता है तो आंसर भी किस फॉर्म में आता है? अल्फ़ाबेट की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? निकल गया पहला पार्ट। एक्सेलरेशन निकालना था कितना आया? 3/m। ये बात समझ में आ गई ना? a आ गया आपके पास 3/m मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगला क्या निकालना था? T2। क्या निकालना था? T2 निकल जाएगा कि नहीं? बड़े प्यार से निकल जाएगा ना? T2 किसके बराबर है बताने जरा? 5ma। और इस बार तो मैंने एक ही वैल्यू निकाल ली, कितनी है बताओ? कितनी है? 3/m। यही है ना? m से m कट जाएगा, 5 से जाएगा 15 न्यूटन। तो T2 भी आ गया। कितना ही न्यूटन है वो? 15 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू मिल गई मेरे को। अब क्या निकालना है आपको? f के लिए मैं ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो पहले मैंने बनाई थी। बताओ किसके बराबर है? f इक्वल टू क्या है बताओ? -24 इक्वल टू ma। तो f इक्वल टू क्या जाएगा? ma प्लस 24। क्या मेरे पास दोनों की वैल्यू है? दोनों की है, a की तो है। m a की जगह क्या आ जाएगा? 3/m प्लस का 24। तो m से m कट जाएगा तो 3 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 27। तो f भी आ गया कितना? 27 न्यूटन। तो तीनों वैल्यू निकल गई। a कितना था हमारे पास? 3/m। T2 कितना आया था हमारे पास वहाँ से? 15 न्यूटन। और टोटल 27 न्यूटन आ गया। आप कैलकुलेट करके भी दे सकते हो। 27 में से कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। ये भी करना पड़ेगा? नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। इन केस यू वांट टू चेक योर आंसर, बस उसके। ठीक है, समझ में आई बात? किस तरह से किया? सर ma की फॉर्म में वैल्यू आ करते करते रुको। हाँ, तो बेसिकली 6 क्वेश्चन में आपका है इस तरीके से कि एक सरफेस दे रखा है, उसमें पहला m, फिर दूसरा m, इसमें जो टेंशन लग रही है वो है T3, फिर तीसरा m, इसमें टेंशन है T2, फिर एक और m, और इसमें टेंशन है आपकी T1, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? F। आपको क्या फाइंड करना है? T1, T2, T3। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? T1, T2, T3। इस चीज़ को फाइंड करना है। इक्वेशन बनाते हैं पहले। इक्वेशन बनाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ना अलग अलग मास है, लेकिन अलग अलग मास को क्या दे रखा है? क्या कहते हैं? m ही दे रखा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो नाम देने के लिए मैं कर देता हूँ m1 कर देता हूँ, m2 कर देता हूँ, m3 कर देता हूँ, m4 कर देता हूँ। बस ये मान के चलना मास सेम है, बस नेमिंग अलग अलग करके, ताकि पता चल जाए। चलो m1 की बात करते हैं। 4 मास m1 कितने? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। दो फोर्स लग रहे हैं और राइट की तरफ जाएगा तो क्या आएगा? F माइनस T1 इक्वल टू F नेट। सही है, तो F माइनस T1 इक्वल टू कितना मास है? m ma। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जाएगा तो एक ही एक्सेलरेशन जाएगा a।
सही है, यही बनेगी पहली इक्वेशन। फिर अगली इक्वेशन बनाते हैं 4 मास m2। इस बार मैं डायरेक्ट बना दूंगा, ठीक है, अब तो आपके पास दिमाग आ गया है इतना। T1 माइनस T2, इधर इधर की तरफ जाएगा ना ये भी, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू एफ नेट फिर से क्या आएगा ma, ये बन गई दूसरे की इक्वेशन। फिर अगर ऐसे ही करोगे आप 4 मास m3 तो क्या आएगा बताना जरा, m3 कौन सा ये वाला है ना, M2 माइनस M3 T2 माइनस ये भी इधर जाएगा, अरे हाँ T2 माइनस T3 इक्वल टू फिर से क्या आएगा ma, ठीक है। और अगर लास्ट की बात करोगे आप 4 मास M3 इक्वल M4 टू M4 में केवल एक ही फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, तो वही टोटल फोर्स होगा। तो सीधे सीधे लिख दूंगा मैं T3 इक्वल टू एफ नेट, और एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी ma, सही है, यस यही बनेगी, यही बनेगी ना। अब एक एक करके पुट करते हैं, देखो इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो क्या आएगा बताओ, T2 माइनस ma इक्वल टू क्या जाएगा ma, तो इधर जाएगा तो T2 क्या जाएगा 2ma, सही है। फिर इसको इस वाले में पुट करते हैं तो क्या जाएगा T1 माइनस 2ma इक्वल टू ma, तो इक्वल टू क्या जाएगा T1 इक्वल टू 3ma, ठीक है। अब और क्या बच गया इधर की तरफ, तो F माइनस 3ma इक्वल टू क्या जाएगा ma, तो F क्या जाएगा 4ma, ठीक है। अब हमने T1 T2 T3 तो निकाल लिया, F भी निकाल लिया, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बताओ। हाँ, दिक्कत क्या आ रही है पता है, दिक्कत ये आ रही है कि इस पूरे क्वेश्चन में ना कहीं भी a नहीं दिया हुआ। a मतलब समझ रहे हो, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। मैंने आपको बोला जब भी क्वेश्चन अल्फाबेट की फॉर्म में होता है तो आंसर भी किस में आता है, अल्फाबेट, लेकिन अल्फाबेट भी वो जो क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन में कौन सा अल्फाबेट गिवन है हमें, T1 T2 T3 T4 और M1 M2 M3, कहीं भी उसने a नहीं दिया, तो मतलब आंसर में हम a का इस्तेमाल, तो मेरे को a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी a की, अगर इस पूरे सिस्टम को मैं ऐसा कंबाइंड एज्यूम करूँ, कितने मास हो गए 1 2 3 4, पूरे का मैं एक ही बॉक्स बना देता हूँ 4m, और उस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया। ये जो पूरा है ये एक ही सिस्टम हो जाएगा और सारा का सारा इधर की तरफ जा रहा है, तो उस पर एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा a, तो अब मैं सीधे लिख सकता हूँ F इक्वल टू कितना 4ma, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 4m a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, F बाय 4m, F बाय 4m, यही आएगी, सही है ना। और F की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हो कितनी बताओ, लेकिन उससे तो a से a कट जाएगा ना, फिर a कैसे आएगा, रुको सर ये M से M कट जाएगा, F से सब सभी अगर मैं a यहाँ पे पुट करूँ तो f की फॉर्म में आएगा। आंसर किसकी फॉर्म में आ रहा है, अच्छा f की फॉर्म में ही तो आ रहा है, f तो गिवन है ना मैं, अरे सही है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सही तो कर सही थे हम बिल्कुल, f तो गिवन है क्वेश्चन में, उसने इस f को तो दिया है ना उसने क्वेश्चन में, मतलब इस f सिंबल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी a है उसकी जगह ये पुट कर दो, a की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, F बाय 4m ये है। अब इस a को यहाँ भी पुट करो उसमें भी पुट करो, तो T1 क्या आएगा बताओ 3m, a की जगह क्या आएगा F बाय 4m, m से m कट जाएगा तो T1 कितना आ जाएगा 3 बाय 4 ऑफ f। फिर ऐसे ही इसमें पुट करो T2 इक्वल टू 2m, a की जगह क्या आएगा F बाय 4m, m से m कट जाएगा तो क्या जाएगा 1 बाय 2f, ठीक है। और T3 में पुट करो m, a की जगह क्या आएगा F बाय 4m, m से m कट जाएगा तो T3 आ जाएगा F बाय 4, आ गया आंसर, और सही भी आंसर क्योंकि इसमें हमने f का इस्तेमाल करा और f क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जब भी क्वेश्चन अल्फाबेट की फॉर्म में होगा तो आंसर भी अल्फाबेट की फॉर्म में ही आएगा, लेकिन वही अल्फाबेट यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, अपने आप से अल्फाबेट नहीं इनपुट करेंगे हम। चलो आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का हम सीधे डायग्राम से देख के बना देंगे। एक पुली यहाँ दे रखी है, एक पुली यहाँ दे रखी है, बीच में एक 8 kg का ब्लॉक है, उसमें एक रस्सी बांध रखी है जो कि नीचे जा रही है, यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक दे रखा है, और इसमें जो टेंशन है वो T2 दे रखी है, और इधर एक पुली दे रखी है, इधर फिर से एक ब्लॉक है कितने का 2 kg का, और यहाँ पे जो टेंशन है वो कितनी है T1 है, और क्वेश्चन में ही गिवन है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा होगा ऊपर की तरफ, T2 माइनस T1 होगा ना। हाँ। अब आपको निकालना क्या है, अज्यूम दैट फाइंड द एक्सेलरेशन, निकाल लिया हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। तो फाइंड क्या करना है हमें बताऊँ, फाइंड हमें करना है a, फिर T1 एंड T2, ये चीज़ फाइंड करनी है हमें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो एक ब्लॉक है, 2 रस्सी से बांधा पड़ा है, एक रस्सी इधर की तरफ है, एक रस्सी इधर की तरफ है, ठीक है।
जो पहली वाली रस्सी है इससे कितना 2 kg का ब्लॉक है, दूसरी रस्सी से 4 kg का ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इसको इधर खींचेगा, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, मजबूरी में ऐसी तरह से मोशन होगा। अब हमको A T1 और T2 निकालनी है, तो फिलहाल इसको मैं मिटो देता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को जगह चाहिए, यहाँ लिख देते हैं हमको A T1 एंड T2 ये निकालना है हमें, ठीक है। चलो एक एक करके करें। सबसे पहले अगर आप इस ब्लॉक को पकड़ो, किसको, ये वाले ब्लॉक को, तो एक बात बताओ, ये हवा में लटका है कि नहीं लटका, लटका। और कोई भी चीज़ हवा में लटकती है तो डेफिनेटली उसमें ग्रेविटी लगती है। अब से पहले ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सब ब्लॉक को किसी न किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, सही है, ऐसे प्लेस थे सारे के सारे। लेकिन अब क्या हो गया, इस तरह से लटक गया है, तो रस्सी में जो खिंचाव आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से, समझ में आया। तो अब इसमें ग्रेविटी को इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना। तो बताओ नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, mg, कितना है 2 इंटू में g, 9.8 में पुट नहीं कर रहा, 2g लिख रहा हूँ फिलहाल के, g की वैल्यू हम डाल देंगे लास्ट में, ठीक है, देख लेंगे बाद में 2g। और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा क्या होगा, T1। अब इसमें T1 ज़्यादा है या 2g ज़्यादा, ऊपर जा रहा है ब्लॉक तो डेफिनेटली T1 ज़्यादा, तो क्या लिखूंगा T1 माइनस 2g इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट क्या आएगा फिर से, एम कितना मास है 2 और एक्सेलरेशन कितने का 2 है, डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आ गया ना। ma मास 2 है, एक्सेलरेशन ये है। वैसे ही मैं इस ब्लॉक को पकड़ूं तो क्या नहीं, तो नीचे जा रहा है, इस पर क्या आएगा 4g, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 4, ग्रेविटी लग रही होगी तो 4g आ जाएगा, और टेंशन T2 नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली 4g बड़ा होगा, 4g माइनस T2 इक्वल टू एफ नेट क्या आएगा 4a, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया दूसरी इक्वेशन, सही है। अब मैं यही इक्वेशन अगर इसके लिए देखूं तो ये तो बेचारा राइट की तरफ जाएगा क्योंकि T2 ज़्यादा है, T1 कम है, क्योंकि ये नीचे खिसकेगा तो ये इधर ही जाएगा बेचारा। तो क्या कौन सा बड़ा है, T2, क्या लिखूंगा T2 माइनस T1 इक्वल टू एफ नेट ma कितना आएगा 8a, एक्सेलरेशन a होगा ना, सही है। आपकी एक्सरसाइज सेम होगी सर। अरे यार तुम खुद सोच के देखो ना, पूरा सिस्टम एक ही रस्सी से बता पड़ा है, मजबूरी में सेम ही होनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई ना। चलो अब मेरे को क्या निकालना था, कैसे सॉल्व होगा। सर लेकिन अच्छा बहुत सिंपल है, देखो अगर आप इसको ज़्यादा कंफ्यूज करोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से T2 की वैल्यू निकालो और दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। सबसे सिंपल यही लग रहा है मुझे। T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताओ, 2a प्लस का 2g, यह आ जाएगी T1 की वैल्यू। T2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ, T2 उधर जाएगा, 4g माइनस 4a इक्वल टू में T2। अब T1 और T2 दोनों हैं और मेरे पे तीसरी जो इक्वेशन है वो है T2 माइनस T1 इक्वल टू में 8 है। पुट करते हैं चलो। T2 की वैल्यू 4g माइनस 4a, T1 की वैल्यू 2a प्लस का 2g इक्वल टू में 8 है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 4g माइनस 4a माइनस का 2a माइनस का 2g इक्वल टू में 8a, 4g माइनस 2g माइनस का 4a माइनस का 2a माइनस का 6a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8a। तो 2 कॉमन निकल रहा है। अच्छा पहले इसको इधर ही भेज देते हैं ना, 2g इक्वल टू क्या जाएगा 8a प्लस का 6a, तो 2g इक्वल टू क्या जाएगा 14a। तो a कितना आ जाएगा आपके पास 2g बाय 14। अब g की वैल्यू पुट कर दो, चाहे वो 9.8 हो चाहे वो 10 हो। 9.8 बोल रखा है तो 9.8 ही ले लेते हैं हम। तो a इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 9.8 अपॉन में 14, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 14 7 या 98 होता है, 7 टू 14 होता है और नीचे पॉइंट आएगा 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन। सही है, सही है ना, निकल गया एक्सेलरेशन। अब अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल दी तो T1 T2 निकालना क्या टफ है क्या, कुछ नहीं है ना, वैल्यू तो पुट करनी है। T1 बताओ क्या आएगा 2 इंटू 1.4 एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस 2 इंटू 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 2.8 प्लस का 19.6, इसको प्लस कर देना आपका T1 आ जाएगा। वैसे ही T2 कल्टीवेट कर दो, तो 4 इंटू 9.8 माइनस का 4 a कितना आएगा इंटू में 1.4 इक्वल टू T2। तो 8 4 जा 32, 3 9 4 जा 36, 39 39.2 माइनस का 14 4 जा 56 होता है, 5.6 आ जाएगा इक्वल टू T2। इसको सॉल्व कर दो, T2 आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे आपके पास। चलो लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस वाले पेज का हमारा, जो कि है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, एक पुली है और इससे 2 ब्लॉक बंधे हुए हैं। एक ब्लॉक 12 kg का है और दूसरा ब्लॉक 10 kg का है। ठीक, क्या बोला, व्हाट इज द स्पीड एंड द डिस्टेंस मूव बाय ईच मास एट 3 टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। ओहो, थोड़ा सा लगता है आपका क्वेश्चन है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड क्या करना है, पहला स्पीड एट 3 सेकेंड और दूसरा डिस्टेंस एट 3 सेकेंड। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखो
मान लो एक पुली पे 2 ब्लॉक वादे पड़े हैं, इनको इस तरह से पकड़ के रखा पड़ा है, कोई भी अभी नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन एकदम से कुछ जैसे ही बंदे ने हाथ हटाया तो क्या होगा बताओ, 12 वाला नीचे जाएगा, 10 वाला ऊपर जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो रेस्ट पे थी अब वो आ जाएगी एक्सेलरेशन में ग्रेविटी की वजह से। तो 3 सेकंड में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी वो पूछ रहा है वो, 3 सेकंड में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तभी तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा पाएंगे हम। ये बात समझ में आएगी नहीं, दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा और दोनों ही ब्लॉक किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। तो u तो मैं जीरो मान के चलूँगा। अब अगर मैं a निकाल दूँ किसी तरीके से तो टाइम तुम्हारे पास आई तो फिर निकल जाएगा v, है कि नहीं। अब बताओ होगा क्या, ये ब्लॉक नीचे जाएगा डेफिनेटली, इसमें एक्सेलरेशन नीचे का होगा तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर का होगा, इसमें टेंशन एक ही पड़ेगी क्योंकि दोनों एक ही रोप है। इसमें नीचे लगेगा mg मतलब मास कितना 12g, इसमें कितना लगेगा नीचे 10g, सही है, सही है ना, mg की जगह। इतना क्लियर है। अब बताओ इस वाली ब्लॉक के लिए कौन सा बड़ा, 12g या t, नीचे जा रहा है ना तो कौन सा बड़ा होगा, 12g माइनस टी इक्वल टू में ma, एफ नेट फोर्स यही होता है ना ma, मास कितना है इसका 12a, ये बन जाएगा इसके लिए। इस वाले के लिए क्या आएगा बताओ, ये ऊपर ऊपर जा रहा है तो क्या बड़ा होगा, t माइनस 10g इक्वल टू क्या जाएगा 10a, सही है, सही है ना। अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए बताओ, एक्सेलरेशन चाहिए। तो आप इस टेंशन की वैल्यू निकाल के इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड। अब कैसे लगाया मैंने दिमाग, मैंने खुद देखा कि यहाँ पे टेंशन प्लस की है, यहाँ पे टेंशन माइनस की है, दोनों को ऐड करूँगा तो प्लस माइनस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एडिंग 1 and 2 तो क्या आएगा बताओ, t माइनस 10g इक्वल टू में, अच्छा लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना था, प्लस का 12g माइनस टी इक्वल टू में 10a प्लस का 12a। समझ में आई ये बात, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया जाता है, राइट को राइट से ऐड किया जाता है, सही है। अब कितना आएगा बताओ, ये t से तो t कट जाएगा ना, क्या आएगा माइनस का 10g प्लस का 12g इक्वल टू क्या जाएगा 22a, तो कितना आएगा ये 2g इक्वल टू में 22a। अब a g की वैल्यू कितने से लेनी है हमको, नहीं दिया तो 9.8 लेनी पड़ेगी, 2 इंटू 9.8 अपॉन में 22 इक्वल टू a, ठीक है। 2 से 11 पे कट जाएगा, ये क्या जाएगा 9.8 अपॉन में 11 इक्वल टू क्या जाएगा a, ठीक है। समझ में आई बात, इतनी एक्सेलरेशन आ रही है। अब इसको आप चाहे तो पॉइंट में सॉल्व कर सकते हो, 11 9 जो 99 होता है और ये 99 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो थोड़ा सा ही कम आएगा उससे। अब वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो फिलहाल इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन आ गई, अब मेरे को निकालनी थी स्पीड, तो पहले पार्ट के लिए मैं सीधे ला दूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मेरे को निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कितने का लगा 9.8 अपॉन में 11 और टाइम कितना था आपके पास 3 सेकेंड, तो करो मल्टीप्लाई, 8 3 24 होता है तो 2 हो जाएगा, 9 3 27 होता है 29.4 अपॉन में 11 आ जाएगा। अब इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, 29.4 11 11 2 22 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 7.4 और यहाँ से पॉइंट हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए, पॉइंट बाद में लगा देंगे हम। 11 6 जा 66, तो यहाँ पे आएगा आपका 8, फिर 0, 11 7 जा 77, 2.67 के आसपास आएगा। ठीक है, समझ आई बात, सही आ रही बात। वेलोसिटी आ गई, आ गई ना वेलोसिटी। दूसरा पार्ट क्या करना था हमको, डिस्टेंस निकालना था। कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, वही सबसे बेस्ट लग रहा है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हाफ का ए, टाइम नहीं निकालना ना, डिस्टेंस एट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, कितने का एक्सेलरेशन लगा था बताओ, ये रहा 9.8 अपॉन में 11 और यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, तो s इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ 9.8 अपॉन में 11 इंटू 3 9। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 4.9, तो 4.9 इंटू में 9 अपॉन में 11, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ, 44 पॉइंट, हाँ तो 11 4 44 होता है, काइंड ऑफ 4 मीटर के आसपास आ जाएगा वो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं एक, ठीक है। पेज नंबर 76, ये अलग टाइप का है ना थोड़ा सा, लेकिन है स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ। अरे समझ तो रहा हूँ, समझ ही रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, देख ठीक है। देखो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और इसमें नीचे की तरफ 200 न्यूटन दिया गया है और आपका
क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड करना है आपको T1 एंड T2। क्या ये बात समझ में आई? देखो क्या ये बात समझ में आई? एक रोप है, ये दूसरी रोप है, उससे एक रोप बांधी हुई है और उस रोप से एक ब्लॉक बांधा पड़ा है और ब्लॉक पे नीचे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन है। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो क्या एंगल में घुमरा का निकल दिया फिर काम भी करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम फोर्स को इक्वल या अपोजिट तभी कर पाते थे, या तो पैरेलल में हो या वो अपोजिट हो, तभी तो करते थे। बड़ा वाला फोर्स मैंने छोटा वाला फोर्स। राइट नाउ 200 के अपोजिट कोई फोर्स है क्या? नहीं है, तो नहीं कर सकते क्योंकि T1 और T2 तो अलग अलग एंगल पे हैं। और जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके कंपोनेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट ब्रेक करना सबको आता है ना, सिखाया था ना मैंने। जब भी एक एफ होता है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। एक होता है जहाँ थीटा होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। समझ में आया? तो वैसे जो T1 है, क्या T1 के कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक जाएगा ऊपर, क्योंकि T1 ऐसे जा रहा है ना, तो थोड़ा सा तो ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कहाँ जा रहा है? लेफ्ट। समझ में आया ना? ये चीज़ कभी मैं इस चीज़ को ऐसे रख रहा हूँ तो ये किस तरफ है? इतनी ऊपर है, इतनी लेफ्ट की तरफ है ना, तो थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर। अब कॉस किसको देंगे? जहाँ थीटा आएगा। अब थीटा कैसे लेंगे? देखो अल्टरनेट बन रहा है, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। सही है, तो ये आ जाएगा कौन सा वाला बताओ? T1 cos 30 और ये हो जाएगा आपका T1 sin 30। क्या बात समझ में भाई? T1 को हमने ब्रेक कर दिया, क्लियर हुआ। फिर T2 को ब्रेक करें। T2 क्या आएगा बताओ? एक इधर जाएगा क्योंकि इधर की तरफ है, और एक कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इस बार भी एंगल यहाँ से आएगा 45, तो आ जाएगा T2 cos 45 और यहाँ से आ जाएगा T2 sin 45। सही है। अब इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है कुछ कुछ। क्या दिख रहा है? किसका अपोजिट? T1 cos 30 का अपोजिट क्या दिख रहा है? T2 cos 45। ठीक है, एक तो ये दिख रहा है हमें। ठीक है, इसके अलावा 200 का अपोजिट दो फोर्स दिख रहे हैं मुझे, तो कौन कौन से हैं? T1 sin 30 प्लस T2 sin 45 इक्वल टू 200। तो ये दो इक्वेशन बन गई ना दोनों इक्वेशन। अब सॉल्व भी तो करना है, तुम्हें करना क्या? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या जाएगा? T1 किसके बराबर आएगा बताओ? T2 ये जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा √6। तो T1 की वैल्यू आ गई। अगर T1 की वैल्यू T2 की फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या है बताओ? T1 sin 30 कितना होता है? 1/2 प्लस T2 sin 45 1/√2 इक्वल टू जाएगा 200। तो क्या जाएगा बताओ? T1/2 प्लस T2/√2। इसमें भी एक काम करो कि पहले ही वैल्यू पुट कर दो ना, T1 की वैल्यू पुट कर दो। क्या है वो? T2 2/√6 प्लस T2 1/√2 इक्वल टू 200। T2 कहाँ पे? अच्छा 1/2 लिया नहीं मैंने, सॉरी। हाँ, T1 की वैल्यू पुट करी थी ना, T1 की ये थी वैल्यू और ये 1/2 तो आएगा ही आएगा, सही कह रहे हो। प्लस T2 1/√2 इक्वल टू मैं 200। तो T2 को कॉमन निकाल लोगे तो क्या जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा? 1/√6 प्लस 1/√2 इक्वल टू में 200। सही है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा बताओ? एलसीएम √2 प्लस का √6 अपॉन में 2 6 जा 12 इक्वल टू क्या जाएगा? 200। अब इसको उधर ले जाओगे तो क्या आएगा? T2 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई में √12 अपॉन में √2 प्लस का √6। इस चीज़ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास T2 आ जाएगा, वो पॉइंट में आएगा डेफिनेटली। रूट मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूँ कि रूट तुम कर लोगे, ठीक है। थोड़ा अप्रॉक्स में ही आंसर आ जाएगा। फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो T1 आ जाएगा। हाँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। तो एग्जाम्पल नंबर 33 आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है। बच्चों का टेस्ट है ना, नेक्स्ट क्लास में कितना पढ़ा है। सर ये तो होमवर्क दे दो तो खुद ही कर लीजिए एग्जाम। अरे बस 2 मिनट में हो गया। अरे छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है चलो, अब इसमें क्या है, पहली बात यहाँ पे आपको T1 और T2 निकालना है, वही सेम क्वेश्चन है। 4 kg वेट है तो उसको मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9.8 से या फिर 10 से। फिलहाल मैं 9.8 से दिया है तो 9.8 से ही कर देते हैं। तो 4 इंटू क्या आएगा? mg होता है ना, तो कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32, 3 4 9 जा 36, 39.2 न्यूटन। तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 39.2 न्यूटन। कैसे निकाला पता है ना सबको? mg वाला फॉर्म लगाया, क्योंकि 4 kg तो दे ही रखा था, ठीक है। mg निकाल के अब बताओ क्या कोई अपोजिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। कहाँ दिख रहा है?
T1 टेढ़ा है, ये नीचे इसका है, factor लगाना तो पड़ेगा। T1 के कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे, हाँ। एक ऐसे और अल्टरनेट से ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T1 cos 60 और ये क्या हो जाएगा T1 sin 60। अब अपोजिट दिख रहा है, T2 किसके अपोजिट दिख रहा है, Yes. T1 cos 60 के, और दूसरी चीज T1 sin 60 के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको 39.2। तो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, sin 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 39.2। तो T1 आपके पास आ जाएगी 39.2 इंटू में 2/√3, ये आ जाएगी T1 की वैल्यू। इस T1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, T2 इक्वल टू T1 कितना है, सॉल्व करके पुट करना है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 39.2 इंटू में 2 अपॉन में √3, और cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, नहीं √3/2 नहीं 1/2। यहाँ से सॉल्व कर देना, यहाँ से T2 आ जाएगा, तो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, इतना मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। हो गए हमारे सारे टेंशन वाले क्वेश्चंस।